हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजदीप रघुवंशी। आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस फॉर MBPSC यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था राष्ट्रपति और राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम और देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा कि राष्ट्रपति होता कौन है। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में इसका है, तो आर्टिकल 52 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। यह भारत का प्रधान नागरिक कहलाता है। इसके लिए यह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यता में 35 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए। लोकसभा में चयन होने योग्य होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए साथ में। इन सारी योग्यताओं के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में 53 में इसकी संघ की कार्यपालिका से संबंध है। फिर 54 चुनाव निर्वाचन पद्धति। इसका कार्यकाल अगर देखा जाए तो इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कार्यकाल जो होता है इसका 5 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, यहां से एग्जाम में नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो दिलाते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तो कुछ जो अन्य जो न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, वे इस शपथ दिलाते हैं। यदि त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र, तो ये त्यागपत्र किसे देंगे? तो त्यागपत्र आप राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति, एक प्रश्न ये भी बनता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हम इसको पढ़ेंगे आगे जाके संसद। इससे पहले हम राष्ट्रपति को देखा, थोड़ा सा रिवीजन। आगे हम बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं और राष्ट्रपति महोदय क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां, तो देखें तो राष्ट्रपति को लगभग कुछ 7 के लगभग में शक्तियां प्राप्त होती हैं। उन शक्तियों को यदि देखें तो पहली शक्ति उनकी कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति जो है कैसी होगी? यह कार्यकारी शक्ति। तो इसके अंदर कार्यपालिका की शक्ति है। मैं पहले कुछ शक्तियां लिख देता हूं, फिर उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। कार्यपालिका की शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी इसकी वित्त शक्ति या वित्त शक्तियां, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्ति, और लास्ट है कि सैन्य शक्ति आपातकालीन। देखिए एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, कार्यपालिका की शक्ति, विधायी की शक्ति, वित्तीय शक्ति क्या होती है, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इनसे प्रश्न देखते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या होती है ये शक्तियां, ये देखते हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत क्या हुआ कि देखिए राष्ट्रपति महोदय प्रमुख नियुक्तियां करते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रमुख नियुक्तियां करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भैया देश की सरकार कैसे चलती है
विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इन तीनों में मैं पृथक अंतर बताऊंगा और इनके सामंजस्य को भी बताऊंगा कि भारत सरकार में सरकार कैसे चलती है। ठीक है, तो कार्यपालिका की शक्ति, इसमें वे प्रमुख नियुक्तियां करते हैं। प्रमुख नियुक्तियां करते हैं, वे कौन कौन सी प्रमुख नियुक्तियां करते हैं, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो नियुक्तियों में अगर सबसे पहला अगर बात करें तो पहली जो नियुक्ति वो अगर करते हैं कि कोई भी चुनाव होता है, आम चुनाव होने के बाद में जो बहुमत दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको याद रखना है आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ये बहुमत दल के नेता होते हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के प्रधान कौन है, राष्ट्रपति, याद रखना। लेकिन कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री। इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। क्या करते हैं कि राष्ट्रपति अपने देश सरकार चलाने के लिए, अपने कर्तव्य कार्य करने के लिए किसी की नियुक्ति करना होता है, उन्हें अपनी सहयोग प्रदान करने के लिए, तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, कार्यपालिका का प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे, जैसे महान्यायवादी, ठीक है, उसके बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, साथ में यूपीएससी के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं प्रत्येक राज्यों में। ठीक है, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। एक अभी यहाँ से सारे एग्जाम में प्रश्न, इसलिए इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या क्या होते हैं, तो याद रखना है। अभी आप सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, अन्य सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाना है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि वो राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंतर्गत किन की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के चेयरमैन, राज्यपाल। हाँ, और इसके साथ में वो क्या करते हैं, एसटी, ओबीसी आयोग जो होता है, इनके अध्यक्षों की भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और भी बहुत सारे इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये हुआ आपका कार्यपालिका में राष्ट्रपति का कार्य। ठीक है, इसके बाद हम विधायिका देखते हैं। ठीक है, तो विधायिका जो दूसरे नंबर पर हमारा आ रहा है, ये विधायिका। इस विधायिका से प्रश्न क्या कि विधायिका, तो पहली बात संसद, विधायिका मतलब संसद में भी कैसी, तो संसद में 2 सदन कितने हैं, संसद मिलकर बनी है राष्ट्रपति, मैंने लास्ट में बताया, लोकसभा, राज्यसभा। तो इस राज्यसभा और इस लोकसभा की बैठक बुलाना किसका काम होगा, मतलब सदन में सत्र को आह्वान करना, बुलाना, सत्रवासान करना, तोड़ना, उसे हटाना, ये संसदीय कार्य की शक्ति है। यदि संसद, मान लो यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी ऐसे विधेयक पर चर्चा हो रही है जिनमें सामंजस्य नहीं होता है, और सामंजस्य नहीं होता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 108, मैं आपको अनुच्छेद बताऊंगा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा, किसकी, विधायिका शक्ति के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेंगे, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा।
ठीक है। यदि मान लो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं उपस्थित होता है तो जो उपाध्यक्ष होते हैं ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और ये बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है विधायी शक्ति में क्या होता है कि आप सभी जान रहे हैं कि लोकसभा, तो लोकसभा में राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय, यदि उनका नेतृत्व नहीं है तो दो आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है। वहीं राज्यसभा में 12 सदस्यों का या की नियुक्ति भी करता है। कैसे, तो वो 12 सदस्यों की नियुक्ति कला, साहित्य, खेल, विज्ञान में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, उनको राज्यसभा में स्थान देते हैं 12 सदस्यों को। ठीक है, तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है, आपको इस पर ध्यान देना है। इसके बाद संयुक्त बैठक लोकसभा राज्यसभा, यहां से प्रश्न हो गए। इसके बाद में क्या होता है कि विधेयक पारित करने का अधिकार किसे होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। कि लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत हुआ, वह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से वह राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी पर जाएगा और वह विधेयक कानून बन जाएगा। किसके आधार पर, राष्ट्रपति इसमें स्वीकृति देता है। परंतु यदि दोनों सदन सत्र में ना हो तो क्या होगा, दोनों सदन यदि सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, अध्यादेश जारी करेगा। कैसे, तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं, तो आपको बताना है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश जारी करूंगा किसी भी विषय पर। विषय क्या होगा, तो विषय भी होगा, एक होगा संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची और समवर्ती सूची पर ही में वर्णित विषयों पर ही यह अध्यादेश जारी करेगा। अब यह अध्यादेश कब तक जारी रहेगा, यह अध्यादेश तब तक मान्य होगा जब तक कि इसे सत्र, ये कोई भी सदन का, किसी भी दोनों सदन स्टार्ट हो गए, बैठक स्टार्ट हो गई, तो इसके 6 सप्ताह मतलब 42 दिन, 6 सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति को सदन में यह विधेयक, जो भी कानून, जो भी अध्यादेश पारित किया है, ये पारित करवाना होता है। यदि यह अध्यादेश पारित नहीं होता है तो यह कानून जो भी बनाया होगा वह 6 सप्ताह मतलब 42 दिन के उपरांत ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि जब दोनों सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां होती हैं, जो आर्टिकल 123 में दी गई हैं। यहाँ संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों सूचियों के विषय वर्णित, जो भी वर्णित है उनमें विषय, उन पर यह अध्यादेश जारी कर सकता है। सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह या 42 दिन के भीतर इसे क्या होना होता है, इसे कानून में तब्दील करना होता है या इसमें परमिशन लेना अनिवार्य होता है, नहीं तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली शक्ति जो हमारी इंपॉर्टेंट है, ये है वित्त शक्ति। देखिए, वित्तीय शक्ति में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछे जाएंगे कि देखिए, आपको अधिकार है कि वित्तीय शक्ति में 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, या वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। आर्टिकल के बारे में दिया है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत संविधान में जो अनुच्छेद 280 है,
इसके अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन करता है और वित्तीय आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अब कोई भी धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक क्या होता है तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में। धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंदर वर्णित है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी समीक्षा इसको कौन कहता है, लोकसभा का अध्यक्ष कहता है। बाकी राष्ट्रपति धन विधेयक से संबंधित प्रावधान में भी वर्णित है कि जो भी होगा इसके समक्ष संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आर्थिक, मैंने बताया कि आपको इसकी पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही। और वित्त आयोग, ये इनकी कुछ वित्तीय शक्तियां, संचित निधि से संबंधित शक्तियां होती है। ठीक है, आकस्मिक निधि से संबंधित शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद में न्यायिक शक्तियों में कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि देखिए, न्यायिक शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भैया अगर राष्ट्रपति को किस सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत लेंगे। तो राष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत, 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। ठीक है, परामर्श लेगा, लेकिन इसे माने ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति परामर्श किस आर्टिकल के अंतर्गत ले सकता है, तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन माने या नहीं ये जरूरी नहीं है। साथ ही आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 में वे क्षमा दान कर सकता है। क्षमादान यानी कि कोई भी अपराधी होगा उसके अपराधी की सजा कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, संक्षिप्त कर सकता है ना, कुछ समय के लिए उसे फांसी रोक सकता है। तो उससे संबंधित यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत क्षमादान करता है, तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत यह क्षमादान भी करता है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियों से अगर प्रश्न पूछे तो आपको देखिए इससे प्रश्न ऐसे आते हैं कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में कैसे कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं, वे क्या किनके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं। ठीक है, अंतिम रूप से, लेकिन इसमें भी संसद की अनिवार्यता होती है, यानी अनुमति लेना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते। अब हम बात करते हैं सैन्य शक्ति से। तो सैन्य शक्ति क्या, तो सैन्य शक्ति से प्रश्न को अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति तीनों सेना, तो सेना कौन सी, तीनों सेना, तो एक होती है वायुसेना, एक होती है नौसेना या नौसेना, और एक होती है आपकी वायु और थल सेना। नौसेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों सेना का जो प्रधान सेनापति होता है, सेनापति, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए इनके एक कमांड होती है, इनके अलग अलग चीफ होते हैं, वायुसेना के अलग एयर मार्शल, एडमिरल और आपके जनरल, ये इनके प्रधान सेनानायक होते हैं। लेकिन इन सभी से भी सबसे आगे कौन होता है, तो आपका सेनापति होता है। सैन्य शक्तियों के अंतर्गत ये युद्ध से संबंधित कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं राष्ट्रपति को कि युद्ध हो रहा है तो राष्ट्रपति महोदय बताएंगे, उसका समाप्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। लेकिन इसमें संसद का भी यहाँ पर रोल रहता है, राष्ट्रपति युद्ध क्षेत्र से संबंधित। तो सैन्य शक्ति के बारे में बताया कि वायुसेना, नौसेना, थल सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लास्ट अंतिम जो आ रही है आपातकाल संबंधित शक्तियां भी राष्ट्रपति महोदय के पास में होती हैं। राष्ट्रपति को ये हमने कहां से लिया है, ये जर्मनी से लिया है। ठीक है, तो जर्मनी से उपबंध लिया है, एग्जाम में याद रखना। तो ये से राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की लगाने की, यदि देश किसी
परेशानी में है या देश पर किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश ने आक्रमण कर दिया, बाह्य आक्रमण कर दिया है, या आंतरिक विद्रोह हो गया है, या फिर कुछ पैसों की प्रॉब्लम्स आ गई है, इकोनॉमी गिर गई है, इस वजह से सबको लेकर उन्होंने 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। एक जो है इसमें आता है पहला राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, ये जो राष्ट्रीय आपात है, इस राष्ट्रीय आपात से संबंधित है आर्टिकल 352। याद रखना, संविधान के आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति है, और 352 में राष्ट्रीय आपात है। किसी भी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण ये हो जाता है, आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति को अधिकार है। फिर आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, ये जो राष्ट्रपति शासन है ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत है। कौन से आर्टिकल में? 356 के अंतर्गत में। और अगला है वित्तीय आपात। ये वित्तीय आपात अभी तक के नहीं लगाया गया है, लेकिन इसके बारे में चर्चा होगी तो हम बताएंगे 307। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वित्तीय आपात किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत, वहीं पर राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात संपूर्ण राष्ट्र में लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति शासन एक पर्टिकुलर राज्य में लगाया जाता है जहाँ की कोई भी विधानसभा जो है या जहाँ की सरकार जो है वो अक्रियाशील हो गई हो, या फिर वहाँ पर कोई भी कार्य जो है प्रशासन की दृष्टि से प्रशासनिक संरचना में कुछ परिवर्तन, कुछ परेशानी हो, तो वहाँ पर राष्ट्रपति विधायिका जो भी वहाँ पर कार्य नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित सभी की सभी शक्तियां बताई हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।